Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is SJF scheduling with preemption. स्टूडेंट्स, SJF शेड्यूलिंग में जब हम प्रीएम्पशन को ऐड करेंगे तो वो हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहलाता है। यहाँ पर प्रीएम्पशन को ऐड किया जाता है, मीन्स अगर कोई हायर प्रायोरिटी की जॉब पहले आती है तो उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसका बर्स्ट टाइम अगर कम है तो उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और यहाँ पे प्रीएम्पशन ऐड कर दिया गया और इस एल्गोरिथम को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब टाइम फर्स्ट एल्गो कहा गया। स्टूडेंट्स, जो हमारी SRTF एल्गो है, in this the execution of a process can be stopped after certain amount of time। कुछ समय के बाद में यहाँ पर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। स्टूडेंट, एट द अराइवल ऑफ एवरी प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आती हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऐसी प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है जिनका टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम लीस्ट होता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोसेसेस डेट आर इन द रनिंग स्टेट। मींस जैसे ही प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी, आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसको एक बर्स्ट टाइम एलोकेट कर देगा, जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको रनिंग के लिए शेड्यूल कर देगा। स्टूडेंट्स, once all the processes are available in the ready queue, no preemption will be done and the algorithm will work as SJF scheduling। देखिए, सारी की सारी प्रोसेसेस जैसे ही रेडी क्यू में आ जाती हैं, अब यहाँ पे प्रीएम्पशन नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी जो आपका शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, उसने सारी की सारी प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया है। और नॉर्मली हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है तो किसी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी PCB में स्टोर की जाती है और वहाँ से जैसे ही एग्जीक्यूशन फिनिश होता है उस प्रोसेस को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द प्रोसेस इज रिमूव फ्रॉम द एग्जीक्यूशन, जैसे ही प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से रिमूव किया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसकी हेल्प से हम नेक्स्ट प्रोसेस को एक्सेस करते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर मेरे पास में एक प्रॉब्लम है जिसमें मेरे पास में एक सिस्टम में 6 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, P5, C6। इनके अगर हम अराइवल टाइम की बात करें तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इनका बर्स्ट टाइम है। अब देखिए कंप्लीशन टाइम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले मेरे पास में जो प्रोसेस P1 है उसने एंटर किया। जब प्रोसेस P1 रनिंग स्टेट में आई तो और सारी प्रोसेसेस अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि इस प्रोसेस को CPU एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। 1 सेकेंड उसने इसको एग्जीक्यूट किया, तभी क्या हुआ, यहाँ पे कितने सेकेंड रह गए मेरे पास में, 7 सेकेंड रह गए। नाउ स्टूडेंट्स, अब P2 प्रोसेस आ गई। देखिए, जैसे ही P2 प्रोसेस आई इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। इट मीन्स कि जो प्रोसेसर है वो P1 प्रोसेस को लीव करेगा और P2 पे आ जाएगा। इसने P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और 1 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट कर पाया था। वैसे ही P3 प्रोसेस क्या हो गई, रनिंग स्टेट में आ गई। अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है। तो प्रोसेसर P2 को लीव करेगा, P3 पर आ जाएगा। अब
इन तीनों प्रोसेसेस को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि सबसे बर्स्ट टाइम किसका कम है, P3 प्रोसेस का है। तो देखिए 1 मिलीसेकंड यहाँ पर इलैप्स हुआ, 1 मिलीसेकंड यहाँ पर इलैप्स हुआ और 2 मिलीसेकंड मेरे पास में यहाँ पर हैं, तो टोटल कंप्लीशन टाइम कितना हो गया इसका, 4 हो गया। अब जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन फिनिश होता है P4 प्रोसेस आ जाती है। अब अगर हम P4 प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ पर 7 है, 3 है, 1 है, इसका बर्स्ट टाइम कम है तो ये एग्जीक्यूट करेगी। 4 और 1 कितना हो गया मेरे पास में, 5 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स इसी तरीके से मेरे पास में P5 प्रोसेस आ गई। अब देखिए हम P5 प्रोसेस को देखें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 3 है, इसके पास भी 3 मिलीसेकंड है, इसके पास भी 7 मिलीसेकंड्स है, तभी P6 प्रोसेस आ गई। इस P6 प्रोसेस को देखेंगे तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। तो पहले ये एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट हो गई। तो 5 + 2 कितने हो गए, 7 हो गए। नाउ इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। अब जरा इन प्रोसेसेस को देखिए, मेरे पास में 7 है, 3 है और 3 है। नाउ ये प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि ये पहले आई है, तो इट मीन्स 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। नाउ 7 और 3 की बात करें तो P5 प्रोसेस पहले रन करेगी, 10 + 3 दैट इज इक्वल टू 13। नाउ यहाँ पे हमारे पास में कितने सेकंड्स बचे, 7 सेकंड्स बचे, तो 13 + 7 कितना हो गया हमारे पास में, 20। तो इस तरीके से हम कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं। प्रोसेस P1 पहले सिस्टम में आई, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद में सेकंड प्रोसेस आ गई, उसकी प्रायोरिटी को हमने देखा, फिर थर्ड प्रोसेस आ गई, जिसका टाइम कम होगा वो प्रोसेस पहले रन करेगी। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं। 20 में से 0 माइनस किया 20 आया, 10 में से 1 माइनस किया 9 आया, 4 में से 2 माइनस किया 2 आया, 5 में से 3 माइनस किया 2 आया, 13 में से 4 माइनस किया 9 आया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आया। नाउ वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे। 20 - 8 12, 9 - 4 5, 2 - 2 0, 2 - 1 1, 9 - 3 6, 2 - 2 0। अब देखो जो भी हमारा वेटिंग टाइम आया यहाँ पे हम एवरेज वेट टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। 12 + 5 + 1 + 6 अपॉन टोटल जितनी प्रोसेसेस हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमें ये पता चलता है कि तो मेरे पास में यहाँ पर कितना टाइम आ गया, 24/6 डेट इज इक्वल टू मिली सेकेंड्स, डेट इज़ 4 मिली सेकेंड्स। ना और देखिए यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स टाइम निकालना है। देखिए रिस्पॉन्स टाइम निकालने के आपको ये रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली क्या होता है जब CPU एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले P1 प्रोसेस आई, तो P1 प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, डेट इज़ नोन एज योर रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 0 आया, मैंने यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया। देखिए P2 की बात करें तो P2 प्रोसेस 1 मिली सेकेंड पे आ रही है, ये इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया। P3 प्रोसेस की बात करें, P3 2 मिली सेकेंड पे आ रही है, ये इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया। नाउ अब देखिए P3 के बाद में P4 आ गई मेरे पास में, ठीक है। तो P4 का रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया, 4 मिली सेकेंड हो गया, वो आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद देखिए मेरे पास में कौन सी प्रोसेस रन करने के लिए आ रही है, आप देखिए रनिंग स्टेज देखनी है, पहले ये प्रोसेस रन हुई, फिर ये रन हुई, फिर ये रन हुई, इसके बाद कौन सी प्रोसेस रन हो रही थी, P4 के बाद में सीधे हमने कहाँ पर आ गए थे, P6 पे आ गए थे। तो P6 को कितना टाइम लगेगा, 5 मिली सेकेंड्स लगे। इसके बाद में दोबारा कंट्रोल आपका P2 प्रोसेस के पास में गया, P2 एग्जीक्यूट हुआ 3 सेकेंड, यहाँ पे 10 हो गया। इसके बाद P5 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद दोबारा P1 एग्जीक्यूट हुआ। नाउ स्टूडेंट्स P5 10 मिली सेकेंड्स, तो इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपका ये एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स टाइम जब CPU किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मुझे अराइवल टाइम दिया हुआ है और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है प्रोसेस का। मुझे एवरेज वेट टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए P1 प्रोसेस जैसे ही रनिंग स्टेट में आई
CPU ने उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। CPU उस प्रोसेस को 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट कर पाया था, तभी P2 प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का यूज़ करना है विथ प्रीएम्पशन। तो इट मीन्स जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस प्रोसेस का P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है, तो इसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। 1 मिलीसेकंड यहाँ पर इलैप्स हुआ, 4 और 1 5, इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 5 हो गया P2 प्रोसेस का। नाउ P3 प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ गई। तो अगर इन दोनों प्रोसेस को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको देख के ये पता चलेगा कि P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना है, कम है, क्योंकि 1 मिलीसेकंड यहाँ पे पहले से इसका एग्जीक्यूशन हो चुका है। नाउ 8 मिलीसेकंड्स, 8 और 5 हम इसमें ऐड कर देंगे, इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 13 हो गया। नाउ अब P3 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा 13 + 9 दैट इज इक्वल टू 22 मिलीसेकंड्स। ये हमारा कंप्लीशन टाइम आ गया। नाउ स्टूडेंट्स टर्न अराउंड टाइम हम फाइंड आउट करेंगे। टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को आप माइनस कर देंगे। 13 - 0 13, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, 22 - 2 दैट इज इक्वल टू 20। नाउ वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को हम माइनस कर देते हैं। 13 - 9 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 4 मिलीसेकंड वेट टाइम आया। 4 - 4 दैट इज़ 0 मिलीसेकंड्स। 20 - 9 दैट इज़ इक्वल टू 11 मिलीसेकंड। तो अगर हम एवरेज वेट टाइम अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो 4 + 0 + 11/3 दैट इज़ इक्वल टू 15/3 दैट इज़ इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स। तो आप देखेंगे कि जो हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है वहाँ पर हमारे पास में एवरेज वेट टाइम कम आता है, टर्न अराउंड टाइम कम आता है इन कंपैरिजन टू FCFS। होप you have understood this lecture. Thank you very much.